ओके क्लास, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रुको। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। हम दो चैप्टर्स आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्विकली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली आपको क्या चीज़ें पढ़नी है? आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला एक्चुअली एक ही चीज़ है। मिड पॉइंट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से ही निकलता है, तो मेनली तो आपको दो ही फार्मूले पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है जिसे डिस्कस कर रहे हैं? इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस पे ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इससे आपको काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इससे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका मैं बेसिक समझा देती हूँ आपको। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ भी दे रखे हैं, इनको भी बता दूंगी। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है तो सभी को पता है ना। कोऑर्डिनेट्स का जिसमें डिस्कशन होता है उस तरह की ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ग्राफ्स पे जो पॉइंट्स की पोजीशन है उसको, आपने ये टॉपिक ना एट्थ क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। एट्थ क्लास में एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, वहाँ से आपने स्टार्ट किया ऐसे पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है। ग्राफ पे दो पॉइंट हैं कहीं पर भी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ऑब्वियस सी बात है कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है, जैसे ग्राफ जो होता है या कार्टेशियन प्लेन भी इसे बोलते हैं, इस पे अगर दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच वो जो दो पॉइंट्स होंगे उनके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से, जहाँ पे एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताना ज़रा, जैसे मैं अभी कुछ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखकर मुझे बताइएगा जो मैं पूछूंगी। सपोज हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखकर, नंबर्स लिखकर एक्चुअली, और फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 ये होगा। ठीक है। नीचे माइनस में नंबर्स होंगे। इस तरीके से अब इमेजिन करो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट है सपोज यहाँ पर, यहाँ। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए इस तरीके से बनाया है क्योंकि केस स्टडी में ना इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। आपको डायग्राम बेस्ड, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास पेपर में, आपसे पूछा जाए, पहला क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहली बात तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये y2 y1 x1 x2 ये क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? मैम x2 और x1 की वैल्यू। हाँ, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे ना। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जिनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे सबसे पहले। तो मुझे बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? मैम 2 and 4। 2 and 4। 2, 3। मैम 2 and 3। 2, 3। ठीक है, 3 के सामने बेटा लग रहा होगा आपको 4, वो 2, 3 है। अच्छा ये बताओ इसके बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4 -1। -4, -1। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में दिक्कत हुई है क्या?
अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। इसको डिस्टेंस को मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, इसकी बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दूरी देखनी है कि दूरी कितनी है। तो फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस, सिंपल, कितना इजी है। तो ए बी डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो ऊपर मैंने साइन बनाया ना, ये लाइन सेगमेंट का साइन है। ध्यान रखिए, जहाँ पे एरोज लगे होते हैं वो होती है लाइन, और लाइन की लंबाई आप कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि लाइन की लेंथ होती है इनफाइनाइट। और जहाँ पे एरोज नहीं, डॉट्स होते हैं दोनों साइड, ये होता है लाइन सेगमेंट। तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अब आप मुझे फटाफट से बताओ कि x2 x1 y2 y1 क्या है। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, जल्दी। मैम x2 की वैल्यू आएगी मैम 20 हो जाएगा पूरा सॉल्व करके। नहीं, ऐसे डायरेक्ट वैसे बताओ, यहाँ लिख लेते हैं चलो साइड में। x1 बोलो, 2, y1, 3, ठीक है, x2 -4, -4, y2। -1, अब बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसे इसमें डाउट हो, है तो माइक्रोफोन ऑन करो और तुरंत पूछो, मैं स्क्रीन पे नहीं देखूंगी कि ये कैसे निकाले। अगर किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं है, सबको आगे समझ में, ठीक है। देखो ये Yes, रहा ma'am. हाँ बोलो, किसी को क्वेश्चन पूछना था क्या? वापस आते हैं, No, मैम। ठीक है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, आप इनमें से किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने, क्योंकि ये a b लिखा है, तो हम इसे आगे वाला जो a है उसको x1 उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेते हैं, b को b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेते हैं। बस अब इसमें वैल्यू पुट करनी है डिस्टेंस फार्मूला में। तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। चलो आप अपनी नोटबुक में पुट करना। अगर आपका आंसर मेरे मेरे जैसा ही आया, सेम आंसर आया, तो मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ पे -3, ठीक है। और यहाँ पे ना मिस्टेक कहाँ पर होती है, ये चीज़ तो बड़ी आसान है। मिस्टेक होती है माइनस के साइन में। अगर मान लो यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे y2 की वैल्यू 3 ना हो करके अगर y2 की वैल्यू -3 होती, तो बच्चे तब भी ऐसे ही लिखते, जबकि फिर ऐसा नहीं आएगा। y2, ठीक है, माइनस y1 का भी तो अपना माइनस है। ये मिस्टेक होती है, इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा -1 पीछे +3। समझ आई बात सबको? गलती पता चली? जो मिस्टेक आप करते हो ये नहीं करनी है। यहाँ तो गलती होने का चांस ही नहीं था क्योंकि ये पॉजिटिव था पीछे वाला। चलो अभी यहाँ पे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, दोनों माइनस के, सॉरी -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 Yes, प्लस मैम। 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 36 और 16 को जोड़ो, मैम 52। 52। अगर ये आपका आंसर आ रहा है √52 तो बिल्कुल ठीक है। अभी किसी ने 20 बोला था आंसर, किसका आ रहा था 20? किस बच्चे का आंसर 20 आ रहा था? और अगर 20 आ रहा था तो ये देखो आप कि आपने मिस्टेक कहाँ की थी। अभी तो पता चल गया होगा, ठीक है। Yes, मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यही देखना है बेटा कि मैम हमें, हाँ बोलो। मैम इसको 2 √13 भी लिख सकते हैं हाँ, ना? इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, सॉरी फैक्टराइज करके इसको और ज़्यादा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। या √52 भी छोड़ सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो। आगे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे वो भी बता देती हूँ। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। वैसे तो आपको पता है 52 क्या होता है, आपको पता है 52 होता है 13 × 4। तो 4 तो रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और √13 क्योंकि प्राइम नंबर है तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए, 2 √13। और पीछे मैंने यूनिट्स लिखा है, ये लिखना ज़रूरी है,
क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट तो होनी ही चाहिए। समझ आया बेटा? यस मैम। ये अच्छे से क्लियर हो गया ना? देखो मैंने ये भी बता दिया मिस्टेक कहाँ पर होती है। तो चलो अभी अब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार इसे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है शो दैट दीज पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। मान लो ये 4 पॉइंट है ए बी सी और डी। आपको प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स ना एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को। एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ये उसके वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर कब होता है? कोई भी फिगर स्क्वायर तब होगी जब उसके चारों साइड्स की लंबाई सेम होगी। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की कंडीशन मैं आपको ना एक चीज़ भेजूंगी, एक नोट्स भेजूंगी। उसमें आपको ये लिखा होगा कि अगर आपको ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल होते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। पर प्रूव करने वाले क्वेश्चन, अच्छी बात ये होती है कि वो एक तो 2 से 3 नंबर में आएंगे, मतलब ज़्यादा कम मार्क्स के नहीं होते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। और दूसरी अच्छी बात ये होती है कि करना बड़ा आसान है। बस आपको बस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल भी इक्वल होती हैं, दोनों डायगोनल्स की लंबाई भी बराबर होती है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ना शॉर्ट में यहाँ पे बता ही देती हूँ लगे हाथ अच्छे से। कहाँ बताएं, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखना ध्यान से, शेप्स ले लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्क्वायर की। देखो ये स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बस आपको प्रॉपर्टी पता होंगी तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल, एक मिनट, ठीक है। तो चारों साइड्स की लंबाई निकाल के उनको इक्वल प्रूव करना होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और जो 2 डायगोनल बनती है ना, इसमें डायगोनल भी बना देते हैं जल्दी से। ये जो 2 डायगोनल्स होती हैं, ये दोनों डायगोनल्स भी बराबर होती हैं, ठीक है। इनकी लंबाई भी इक्वल होती है। बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे मैंने दोनों को रेड कलर का बनाया है और सॉरी, और दोनों पे मैंने साइन भी सेम लगाया है, ये इक्वालिटी का साइन है। डायगोनल्स आर इक्वल, हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर रेक्टेंगल आ जाए प्रूव करने के लिए तो उस केस में क्या करोगे? वो तो आपको पता है, वैसे आपको पता है ये सारी चीज़ें, फिर भी मैं बता रही हूँ जस्ट रिवीजन के लिए। तो अगर मान लीजिए रेक्टेंगल आ जाए, रेक्टेंगल बना लो। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों साइड से इक्वल नहीं होती, आमने सामने की साइड से इक्वल होती हैं। मतलब 2 वैल्यूज बराबर आएंगी, 2 नहीं आएंगी। तो ये इमेजिन करो, ये ए बी सी डी है सपोज, तो ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए या डी सी के बराबर होना चाहिए, और ए डी इक्वल होना चाहिए बी सी के, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल। डायगोनल के केस में क्या कह सकते हैं हम, बताओ जरा, पता है किसी को डायगोनल्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी? बताओ, बोलो, डायगोनल्स इक्वल होंगी रेक्टेंगल के केस में? होंगे इक्वल। यस, बोथ द यस डायगोनल्स मैम आर होंगे। इक्वल। डायगोनल्स भी बराबर होंगी, तो हमें डायगोनल्स भी दिखानी पड़ेंगी, डायगोनल्स की भी लंबाई निकालनी पड़ेगी। मतलब ए सी और बी डी ये भी बराबर होंगे, तो इन दोनों की लेंथ भी चेक करनी पड़ेगी। डायगोनल्स आर इक्वल, समझ आया? ये आपको 3-4 नंबर में मिल सकता है क्वेश्चन। बेसिक मैथ्स में तो काफ़ी चांसेस हैं इस तरह के आने के। स्टैंडर्ड मैथ्स में भी मतलब है कि आ सकता है, हो सकता है केस स्टडी में ही पूछ ले, ठीक है। तो अच्छा, अगली और कौन सी फिगर होती है, एक और देख लेते हैं। पैरेललोग्राम देखते हैं। रंबस और पैरेललोग्राम। हाँ, ये देखते हैं। रोम्बस और रोम्बस भी आता पैरेललोग्राम। है, देखो जैसे ये रोम्बस है, मान लो सपोज दिस इज रोम्बस, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है बेटा? रोम्बस में चारों साइड्स तो बराबर होती हैं, ए
बी सी, मैम डायगोनल इक्वल नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही याद है आपको, ए बी सी डी। तो ए बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों साइड्स तो इक्वल होंगी रोम्बस में, लेकिन डायगनल्स बराबर नहीं होंगी। डायगनल्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, यही फर्क होता है रोम्बस और स्क्वायर में। ठीक है, ये डिफरेंस होता है, रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस होता है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी बता भी दिया आपको दिखा के, इसलिए दोनों का कलर भी अलग रखा है। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, अगर डायगनल्स की वैल्यू अलग आ रही है तो वो एक रोम्बस है। ठीक है, अब देखिए अगली एक और फिगर होती है पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होगा बताओ? पैरेललोग्राम रोम्बस पैरेललोग्राम से ही तो बनता है। इसमें दिख रहा है तुम्हें कहीं पैरेललोग्राम? चलो मैं बना ही देती हूँ, यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने अपोजिट की साइड साइड, इक्वल होती है। हाँ आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे रेक्टेंगल में होता है। डायगोनल अनइक्वल होते हैं। यस, बस इस फर्क ये होता है कि डायगनल्स इक्वल नहीं होती, मतलब रोम्बस स्क्वायर जैसा और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जैसा। ठीक है, इस तरीके से समझ के चलिए। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी होगी वो होगी सी डी के इक्वल, और बी सी जो होगी वो होगी डी ए डी के इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो डायगनल्स इक्वल नहीं है तो इसमें डायगनल्स को हम बना देते हैं डिफरेंट कलर से। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, बड़ी गंदी डायगनल बनी है ये देखो। ठीक है, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, इसको बेटा नोट कर लेना, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। ठीक है, वो यहीं से आएंगे, इन ये जो चार आपके पास डायग्राम है इनसे आएंगे। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आ सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आप उसके तीनों साइड्स निकाल लोगे, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, जो अपने यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे थे। जैसे स्क्वायर वाला है तो इन्होंने देखो क्या किया है, वही किया है, सारी साइड्स निकाली है, चारों साइड्स की वैल्यू सेम आ रही है, और ये निकाली किस फॉर्मूले से है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। चारों के कोऑर्डिनेट्स पता थे ना आपको, पॉइंट्स के निकाल लोगे ना ये सब। उसके बाद में यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये चारों साइड्स तो इक्वल हैं। अब ये चेक करना है हमें कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। रोम्बस होगा तो डायगोनल बराबर नहीं होंगी, स्क्वायर होगा तो डायगोनल बराबर होंगी। तो यहाँ पे इसलिए हमें डायगनल्स की भी लेंथ निकालनी पड़ी है, तो हमने डायगनल्स की लेंथ भी निकाली है ए सी और बी डी की। आप ये चीज़ सही निकालो, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें गड़बड़ कर देते हैं, है ना, डायगनल्स के नाम ही सही नहीं लिखते हैं। तो ये आप पहले रफ डायग्राम बना लेना, यहाँ से पता चल जाएगा आपको ये ए सी है और ये बी डी है। और ये ध्यान रखना बेटा, वर्टिसेस हमेशा एक लाइन में क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में, ए बी सी डी ऐसे नहीं होगा, ए बी सी डी ऐसे नहीं होगा, एक लाइन में लिखे जाएंगे, ऐसे या फिर ऐसे। समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सारे आपको करा दिए तैयार अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे इन्होंने देखो क्या कहा है, इन्होंने अगला क्वेश्चन एक ये है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आ भी सकता है पेपर में। आपको बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। मतलब ये कह रहे हैं वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ, वाई एक्सिस कहाँ है, ये रहा, है ना, वाई एक्सिस ये रहा, इस पर एक पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंट से, ये जैसे मान लो इमेजिन करो यही दोनों पॉइंट्स हैं, इनसे बराबर दूरी पर हो वाई एक्सिस पर एक पॉइंट। तो क्वेश्चन जो है ना हमारा उसमें सबसे पहले इन्होंने जो वाई एक्सिस पे जोर दिया है। वाई एक्सिस का मतलब है जो भी वो पॉइंट होगा, मान लो उस पॉइंट का नाम है पी, ठीक है, पी पॉइंट, जो भी वो पॉइंट होगा उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना बेटा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लो वो यहाँ है सपोज, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 4। ठीक है, अगर वो इस यहाँ पर है तो वाई की वैल्यू हो गई 4।
अगर वो पॉइंट सपोज यहाँ है वाई एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -2, तो वाई की वैल्यू हो गई -2। बोलो समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब देखो तो अब हमें इस y की ही वैल्यू निकालनी है। तो अब इन्होंने, अब आते हैं बचे हुए क्वेश्चन पे। जो इन्होंने बोला कि ये पॉइंट ना a और b से बराबर दूरी पर है। ये पॉइंट a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब a से p तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस b से लेके p तक का है। तो आपके पास a के कोऑर्डिनेट है ना, a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे 6,5, और आपके पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हैं। कितने हैं? -4,3। बस अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे? एपी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इसमें, एपी निकाल लो और बीपी की लेंथ निकाल लो। इक्वल्स टू रखेंगे दोनों तरफ। मैं करके दिखा देती हूँ, रुको, इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरा ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। -4,3। देखो एपी निकालेंगे पहले। तो एपी कितना है? √x2 - x1। इसमें से किसी को भी x2 x1 किसी को भी मान सकते हो। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो 6, x2 नहीं, x2 तो 0 माना ना हमने, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा? y2 - y1 का स्क्वायर। ये निकल गया। y1 5 है, y1 है 5, y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करेंगे अभी, से ऐसे ही रहने देना। ये आ गया आपका एपी। से फर्दर सॉल्व कर दो आगे, यहाँ पे कर रही हूँ आगे सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 36 प्लस y - 5 का स्क्वायर। ठीक है, एपी निकल गया। ठीक है, एपी निकल गया। अब बीपी निकालेंगे। यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा सा कम है, रुको मैं नीचे पेज पे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पे करती हूँ। बीपी निकालेंगे। बीपी भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो बीपी क्या हो जाएगा? x2 - x1, यानी 0 -4। अब कोई बताएगा मुझे, मैंने यहाँ पे 2 माइनस क्यों लगाए हैं? कौन बताएगा? मैम 4- दिया हुआ है। हाँ, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक x1 का अपना माइनस। ठीक है, प्लस y2 - y1। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा +4 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका y - 3 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, और y - 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको अभी कुछ मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो इनको इक्वल रख दीजिए। √36 प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। जब भी रूट के बराबर रूट आ जाए ना, तो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो आपका पहला काम होना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 36, रूट खत्म हो गया, क्या बचा? 36 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 36 प्लस, इसे एक्सपैंड कर दो अब। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। समझते रहना इसे, 2ab कैसे आया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 16 प्लस a, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 36 प्लस 25। अब मुझे फटाफट आप आंसर बताओगे। 36 प्लस 25, जल्दी बोलो। तुम मुझसे फास्ट हो ही नहीं सकते कभी। 51 होगा मैम। मेरे से फास्ट हो ही नहीं सकते, मेरे से पहले कोई जवाब ही नहीं देता। इधर बताओ, 16 + 9, जल्दी। मैम 25। इतनी देर लगी है? मतलब लिटरली मैंने जैसे ही पूछा ना, मुझे तुरंत आंसर पता था। तुम लोग इतना स्लो कैसे करते हो, ये बताओ। फास्ट
फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, ठीक है। वैसे तो 25 यहाँ पे जुड़ के आता है ना, 25 से 25 ही कैंसिल हो जाता। एनीवे चलो अभी से सॉल्व करते हैं। -10y, वाई की वैल्यूज एक तरफ ले आओ, वाई वाली टर्म्स, और नंबर वाली टर्म्स एक तरफ। 25 61 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। -10 + 6, जल्दी बोलो क्विकली। -4। इतनी देर में मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ? -10 + 6 -4y, इसे बताओ जल्दी। मैम 36। कैसा? मैम माइनस अब कौन आया इतनी देर से? अरे बाप रे, रुद्र तुम तो बहुत लेट हो, बहुत लेट हो, बहुत कुछ मिस कर दिया आपने। देखो वाई, यस मैम। हाँ M9। हाँ, वाई की वैल्यू आ गई ना 9। तो वो जो पॉइंट था जिसको हम ढूंढ रहे थे ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,9। वो जो पी पॉइंट हमने माना था, ये है आपका फाइनल आंसर 0,9। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? अगर ऐसा क्वेश्चन दो कर लोगे, बताओ। मैम हमने जो p का 0, y कैसे निकाला वो फिर से बेटा बता सकते हैं? क्वेश्चन में इन्होंने बोला था ना वाई एक्सिस पे हाँ पॉइंट है, तो हमने वाई एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट होता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसको वाई ही रखा है। ठीक है, वाई की वैल्यू ठीक कुछ है भी हो मैम। सकती है, वाई की हाँ। वैल्यू ही निकालनी थी हमें, वो हमने निकाली अभी 9। ठीक है, हम्म। ओके। चलो अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, ज़रा ये बताना, देखते हैं इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा क्या। हाँ, ये वाला करके देखो, 6th क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, आप ये 6 क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। तो सेक्शन फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है कि हमारे पास सपोज 2 पॉइंट्स हैं, कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पॉइंट्स है 4,-3 और 8,5। तो हमने वो 2 पॉइंट्स, आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली क्वेश्चन में, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो 4,-3 और 8,5, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो पहले पॉइंट आया है क्वेश्चन में वो x1 y1 होगा, जो बाद में आया है वो x2 y2 होगा, उसी के हिसाब से इन्होंने रेशो दिए हुए हैं, तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 हो गया। अब ये फॉर्मूला जो होता है सेक्शन फार्मूला, वो क्या किस चीज़ को निकालने के लिए होता है बेसिकली, जो पॉइंट इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट P, उस पॉइंट को P मान लेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कैपिटल X और कैपिटल Y हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, y कोऑर्डिनेट m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। m1 m2 क्या है, जो रेशो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यानी 3:1। m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1। बस अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को m1 m2 x1 y1 x2 y2 इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैंने री एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। चलो अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको बताया 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको रेशो दिया होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको पॉइंट दिया होगा, ये P पॉइंट दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x कैपिटल X कैपिटल Y आपको दिए होंगे, और वो दोनों पॉइंट्स भी दिए होंगे जिनको लाइन ज्वाइन कर रही है, लेकिन आपको रेशो नहीं दिया होगा, रेशो निकालना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, इसमें आपको क्या करना होता है, रेशो को k:1 मानना होता है। जो m1 m2 था ना आपका, जो आपको पता था 3:1, वो नहीं दिया हुआ। अब इन्होंने m1 m2 की जगह, मतलब m1 m2 की वैल्यू दे रखी है, मान लिया हमने k:1, तो हम ये m1 हो जाएगा k और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, समझ आ गया? बाकी सब चीज़ें सेम है। तो आप बोलोगे फिर मैम अलग क्या है? अलग ये है कि हमें यहाँ पे जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ना, ये हमें पता है क्वेश्चन में,
क्या है यहाँ पे, कैपिटल एक्स की वैल्यू है -4 और कैपिटल वाई की वैल्यू है 6। m2 की मतलब कैपिटल एक्स की जगह क्या रखोगे, -4 रखोगे और कैपिटल वाई की जगह 6 रखोगे। m2 की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। m1 की जगह क्या रखोगे, k रखोगे। x1 x2 की वैल्यू तो आपको यहाँ क्वेश्चन में ये देखो दी हुई है, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यूज है x1 y1, दूसरी वाली x2 y2। बस सेक्शन फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि किसी एक कोऑर्डिनेट को, जैसे k/1 है ना, तो किसी एक कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो y कोऑर्डिनेट है ना, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। तो y वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है, देखो यहाँ पर। तो y की वैल्यू, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो उसकी जगह लिख दी है 6। और m1 की जगह k, m1 के साथ आ जाएगा आपका ये m2 x2 की वैल्यू रख दी है। और इस मतलब सॉरी y2 की वैल्यू, क्योंकि y वाला फॉर्मूला है ना, तो m1 के साथ y2, m2 के साथ y1 और नीचे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू में 6 चल रहा है। इस सबको आप सॉल्व कर दोगे ना जब पूरा, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो वो जो रेशियो आ जाएगा वो आ गया 2:7। ये आपका तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मुझे बताओ कि क्या मुझे ये क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो ऑनेस्टली बताना। नो मैम। आ गया समझ में यस मैम। सबको? थैंक, आपको आया? तो अब अगर आ गया है तो फिर ये वाले क्वेश्चन नोट कर लो ज़रा। मैं इसमें बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। एक तो ये वाला कर लेना 16, वैसे तो करने तो सारे ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y निकालना है आपको। इसमें रेशियो दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है। सेकंड क्वेश्चन में लेकिन रेशियो नहीं दिया हुआ, कोऑर्डिनेट भी नहीं दिए हुए। आप बोलोगे मैम रेशियो तो देना चाहिए फिर अगर कोऑर्डिनेट निकालने, तो रेशियो बेटा वैसे डायरेक्टली नहीं दे रखे, लेकिन दे रखा है। ट्राई सेक्शन बोला है ना उन्होंने, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? और यहाँ पे देखो इन्होंने एस वर्ड यूज किया है पॉइंट के साथ, पॉइंट्स। तो इन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये देखो ये लाइन है 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली। इनको 2 पॉइंट्स हैं जो 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं लाइन को। एक पॉइंट यहाँ है P और एक पॉइंट यहाँ है Q। सेकंड क्वेश्चन समझा रही हूँ, ये 17th वाला। P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो 2 रेशियो पता होने चाहिए भाई P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो अगर ये 3 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में डिवाइडेड है, मुझे बताओ P जो पॉइंट है वो लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन बताएगा? P पॉइंट मैम 3:1। नहीं नहीं नहीं, आगे वाला हिस्सा तो छोटा है ना, पीछे वाला बड़ा है। P पॉइंट बताओ। 2:1 होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो जब भी 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से मानो कि अगर ये पॉइंट P और Q पॉइंट बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा ये यहाँ तक हो गया बराबर। ये मैंने ये वाला साइन हटा देती हूँ, रुको, ये साइन हटा देती हूँ, इससे कंफ्यूजन हो रही होगी। यहाँ तक ये 3 बराबर हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, एक ये है और एक ये है। तो P पॉइंट के इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1, और इस तरफ कितने हिस्से हैं, 2। तो P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। बोलो समझ आया सबको? यस मैम। और Q पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप बताओ? 2:1। यस, बिल्कुल सही। Q के इस तरफ कितने हैं, यहाँ पे 2 और पीछे 1, तो Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में। बस अब आपको 2 बार फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला 2 बार यूज करना है। एक बार P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करोगे, और एक बार Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। बस रेशियो अलग अलग हो जाएगा, मतलब बस m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी क्वेश्चन में, मतलब P और Q के लिए। ठीक है, समझ में आया?
कर लोगे ना Yes, मेरा ma'am. क्वेश्चन? ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला करना है। 18th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। इस अगले वाले में आपको रेशो निकालना है। रेशो निकालने वाला फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। इस वाले में भी आपको इसमें भी रेशो निकालना है। ये वाला कर लेना, एक 16th कर लेना, 20 कर लेना। ये तो आप अभी कर सकते हो, मतलब बड़े आराम से, ये आपने सीखे हुए हैं। अच्छा, और क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने कहा है रेशो निकालो, इस लाइन वो रेशो निकालो जो जिस रेशो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा इस लाइन को। मतलब रेशो भी नहीं दिया हुआ और पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी नहीं दिए हुए, पर एक्स एक्सिस बोल दिया। तो एक्स एक्सिस का मतलब है बेटा, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो कैपिटल एक्स मतलब बस एक ही कोऑर्डिनेट होगा इसका, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स को यूज़ करना है आपको। तो कैपिटल एक्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भाई ना तो हमारे पास ये कैपिटल एक्स होगा, ना हमारे पास M1 M2 होगा। रेशो को भी हमें K/1 मानना पड़ेगा, क्योंकि रेशो वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था K/1 मानते हैं। तो हम करेंगे ज़ीरो को यूज़। और ज़ीरो को कैसे यूज़ करेंगे? जो सेक्शन फार्मूला में 2 फार्मूले थे ना, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, तो हम वाई वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो y का कोऑर्डिनेट होगा उसकी जगह 0 रखेंगे। बिल्कुल वैसे होगा जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला देखो दिखाती हूँ, ये वाला किया था। इसमें y के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। तो हमने y की जगह 6 रखा था। यहाँ सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, कैपिटल Y की जगह। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ट्राई कर लेना। इसे भी मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। ये क्वेश्चंस ट्राई करना, जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो मुझे बताना। और इसी के साथ आई होप आज की क्लास हमने जो किया है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं खास आता है, यही इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी डायरेक्टली भी आ सकता है। और अगर मान लो केस स्टडी में नहीं आ रहा है तो अंदर आएगा कहीं 4 मार्क्स का आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। मैंने समझा दिया आपको। हो सकता है ऐसा हो जाए कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, 1 MCQ आ जाए, या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, 2 MCQ आ जाए। तो आपको ये आने चाहिए करने सारे। ठीक है, क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पे।